हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे डियर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो ये जो वीडियो हम ला रहे हैं आप सभी के लिए, जो भी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो। आप लोग अपने फर्स्ट ईयर है तो साइकोलॉजी और सेकेंड ईयर है तो मेंटल हेल्थ, दोनों में आप लोग देख लीजिएगा पिछले 5-7 साल में बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया है। समझ गए ना? जो क्वेश्चन आपके सामने आज हम लेकर आए हैं, 4 क्वेश्चन हैं। चारों क्वेश्चन आपको जो है रिपीटेड है फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी। समझ गए? फर्स्ट ईयर में ये सब क्वेश्चन कहाँ आएगा आपको, कौन से सब्जेक्ट में? तो आपको ये सब देखने को मिलेगा फर्स्ट ईयर में, जो आपका बिहेवियर साइंस है, जिसमें आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है, उसमें पूछेगा। दूसरी जो प्रश्न है आपका सेकेंड ईयर में, ये सारे प्रश्न सेकेंड ईयर में कहाँ पे पूछा जाएगा? तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग में ये सारे के क्वेश्चन पूछा जाता है। रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी। समझ गए? 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन है। समझ गए? चलिए, और एक क्वेश्चन जो लेकर आए हैं वो है संक्रमण के ऊपर, कि संक्रमण क्या है, संक्रमण का कौन कौन से स्रोत से फैलता है, और संक्रमण का जो है फैलने का कौन कौन से रास्ता है, किन किन मार्गों से फैलता है, तो वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न को देखेंगे, अच्छे से करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान प्रश्न है, बस कुछ चीज़ें को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आज की इस वीडियो में। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों। समझ गए? चलिए, 2 वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, अलग अलग दोनों के लिए, तो इसलिए चारों प्रश्न को एक साथ जो है हो जाएगा तो दोनों को लिए अच्छा हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, इसमें नर्स की क्या भूमिका है। ठीक है ना? देखिए, NMHP नेशनल नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और इनमें रोल बताना है नर्स का। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि NMHP क्या होता है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होता क्या है। तो साथियों, नेशनल मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम है, तो आप लोग जानते हैं जैसे अलग अलग प्रोग्राम का अपना अलग अलग मोटो होता है, अलग अलग उद्देश्य होता है, उसी प्रकार से इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि जितने भी देश में मानसिक से रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, चाहे कोई हॉस्पिटल वगैरह हो, सबको जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया, और जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको उन्नत बनाया जाए, पुनर्वास किया जाए ऐसे मरीजों का जो मानसिक रूप से ग्रसित है, उन सबको ऊपर जो है ये कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा लाया गया। सन 1982 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू किया गया। आप सभी सब्जेक्टिव में पूछेगा कि NMHP कब शुरू हुआ, तो 1982 में। ठीक है ना? 1982 में शुरू हुआ। ओके, चलिए, लेकिन ये जो है NMHP 1982 में तो शुरू हुआ, बट इसमें जो है कुछ चीज़ें का संशोधन किया गया। 2003 में इसे रिवाइज किया गया, 2003 में कुछ चीज़ें इसमें जोड़ा गया। समझ गए ना? जैसे कौन कौन सी चीज़ें जोड़ा गया? तो राजकीय मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण करना, जैसे जो भी राज्य में मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है उसको जो है मॉडर्नाइजेशन करना, मॉडर्न जो है आधुनिक बनाना, और साथ में जो भी मेडिकल कॉलेज है उसमें मनोरोग विभाग को और ज़्यादा प्रमोशन उन्नत करना। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों को जो है इसमें 2003 में जोड़ा गया। बाकी ये शुरू कब हुआ? तो 1982 में ही ये शुरू हो गया था। तो इतना चीज़ें समझ गए? चलिए, अब इसका जो है अलग अलग उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि ये जो चीज़ें है NMHP, यह जो है क्यों आया कार्यक्रम, यह क्यों है, क्या है इसका मतलब, इसमें क्या क्या होता है, वही चीज़ तो उद्देश्य होगा ना। तो चलिए जो है हम लोग देखते हैं कि यह उद्देश्य इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे देखने को प्रयास करते हैं। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन रटने वाला नहीं होता है। सीधा जान लिए कि हाँ, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है 1982 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें मरीज स्वास्थ्य से संबंधित, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कामकाजों को, राजकीय मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों को शामिल किया गया, जिसको जो है बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, समझ गए ना, इन सब के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था, इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि मानसिक रोगियों को पहचानना व उनका उपचार उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम में यह उद्देश्य है इसका कि जितने भी देश में मानसिक रोगी है उनको पहचानना और उनका उपचार उपलब्ध कराना। ठीक है, दूसरा है कि भारत में प्रत्येक राज्य में मानसिक रोगियों को उचित उपचार व सहायता उपलब्ध कराना। भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सभी मानसिक रोगियों को जो है उचित उपचार करना और उनको सहायता उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। ठीक है,
समुदाय को मानसिक मतलब कम्युनिटी में जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना, मतलब समाज में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है। चौथा है कि समान स्वास्थ्य सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी को प्रोत्साहित करना। अब जो नॉर्मल भी स्वास्थ्य सेवा लेने आ रहा है तो इस कार्यक्रम में ये चीज़ें तय किया गया कि अगर कोई नॉर्मल भी पेशेंट आता है अपना स्वास्थ्य दिखाने तो उसको जो है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर जानकारी देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कि देश के सभी नागरिकों विशेषकर ग्रामीण, कमजोर व अक्षम एवं आदिवासी समाज में न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवा को लागू करना। इसका ये उद्देश्य था ये कार्यक्रम का कि हमारे देश में वैसे नागरिक जो गाँव में रहते हो, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, अक्षम हो, आदिवासी लोग हो, तो इन लोगों को जो है घोर चीज़ें का संसाधनों का कमी होता है। तो इन लोगों को जो है न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य मतलब कम से कम जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उनका जो है ज़रूर सेवा देना चाहिए, इस कार्यक्रम में कहा गया। नेक्स्ट है कि मनोस्नाविक मतलब मेंटल डिसऑर्डर की चिकित्सा और निवारण करने के साथ उनसे उत्पन्न अक्षमताओं को सुधारना एवं ठीक करना। इसमें ये कहा गया कि जितने भी मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक विकार है, उनको जो है चिकित्सा और उनको निवारण के साथ उनके जो अक्षमता पहले है, जो कैपेबिलिटी उनके अंदर नहीं रहा है, उसको जो है सुधार करना इसमें लक्षित किया गया। मतलब वही चीज़ें है कि मानसिक बीमारियों को उन्नत बनाना, उपचार करना यहाँ पे तय किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन देना। वही चीज़ें है कि समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम में का लक्ष्य है, उद्देश्य है। नेक्स्ट है व्यापक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य को अपनाना। वही चीज़ें है कि समान देखभाल में भी जो है स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को बताना। तो ये जो है 8 पॉइंट है, आपसे जितना दिमाग में आएगा इसका उद्देश्य लिखिएगा। लेकिन जो भी उद्देश्य लिखिएगा कि चूँकि यह कार्यक्रम मेंटल हेल्थ के लिए ही है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही है, तो उससे रिलेटेड जो है चीज़ें आप लोग लिखिएगा। समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो कार्यक्रम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें नर्स का क्या भूमिका है। तो देखिए मैं बार बार बताता हूँ, नर्स का भूमिका चाहे आपको फंडामेंटल में पूछे, कम्युनिटी में पूछे, समझ गए ना, कहीं भी नर्स की भूमिका पूछे, पॉइंट जो है सब में सेम होता है। बस सिर्फ आपको जो है लिखना, उसमें जो मैटर होगा उसको लिखना थोड़ा अलग तरीका से जाता है। क्योंकि यह जो है हम लोग मानसिक वाले को लिए देख रहे हैं, मेंटली वाले को लिए देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल वाले के लिए देख रहे हैं, तो इसमें हम उसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है ना। बाकी अगर फंडामेंटल में लिखेंगे तो सभी रोग को देखते हुए लिखेंगे, कम्युनिटी में लिखेंगे तो समुदाय को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। तो ये सब चीज़ कॉमन चीज़ें हैं जिसको आप दिमाग लगा के बच सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीटेड करने से। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं निम्न भूमिका है नर्स का इस प्रोग्राम में। ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला है क्लिनिकल रोल, नैदानिक रोग। नैदानिक रोग का मतलब होता है कि रोगों जो भी मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति होगा उनको जो है अच्छा निदान करना, उनका ट्रीटमेंट करना, उपचार करना। तो ये जो है नैदानिक भूमिका होता है, जो कि मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नर्स का भूमिका होता है, नैदानिक का, क्लिनिकल का। ठीक है। दूसरा भूमिका होता है टीचर का। अब टीचर के रूप में टीचर का क्या काम होता है पता है आप लोग का, कि टीचर क्या करते हैं, अच्छे अच्छे गाइडलाइन देते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ें बताते हैं, अनुशासन बनाते हैं, चीज़ों के बारे में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से नर्स का भी काम इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में ही होगा कि जितने भी लोग होंगे, व्यक्ति होंगे, उनमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ देना, उनको जो है मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये अध्यापक के रूप में इनका काम होगा नर्स का। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि परामर्शदाता की भूमिका, रोल ऑफ काउंसलर। अब काउंसलर क्या करते हैं पता है, कि समस्याओं को सुनते हैं और उनको समस्याओं को जो है सुलझाने का प्रयास करते हैं उनके ही माध्यम से। ठीक है ना। और उनको जो है एक बेहतर जो है लक्ष्य जो है क्या करते हैं, लक्ष्य जो है उनको चयन करते हैं। तो काउंसलर यही ना करता है कि कोई भी समस्या हो, जब समस्या लेकर हम जाते हैं काउंसलर के पास में, तो वो जो है हमें क्या करते हैं, हमारे समस्याओं को पहले सुनते हैं और उस अनुसार जो है हमें एक लक्ष्य तय करके देते हैं, जिससे हमारा जो समस्या होता है उस समस्या का समाधान होता है। तो परामर्श के रूप में भी नर्स का योगदान होता है इस कार्यक्रम में। ठीक है ना। उसके बाद समायोजन की भूमिका होती है। नर्स जो है इस कार्यक्रम में एक दूसरे स्टाफ के साथ जो है कोऑर्डिनेट करती है, समायोजन करती है, मतलब सबसे जो है समायोजन बना के चलती है। क्योंकि कार्यक्रम में तो एक लोग होगा नहीं, उस कार्यक्रम में, प्रोग्राम में तो अलग अलग टीम बना होगा, तो उसमें तो 5, 7, 8 टीमें लोग होंगे, तो सबके बीच में कोऑर्डिनेट होना चाहिए, समायोजन या समन्वय। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं।
वकील की भूमिका, रोल ऑफ एडवोकेट। अब एडवोकेट का जो नर्स का भूमिका होता है वह एडवोकेट के भी चीज़ होता है। एडवोकेट क्या करता है? कानून का रक्षा करता है। अगर किसी व्यक्ति अगर बुरा फंस रहा है, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, तो वकील क्या करते हैं कि उनको चीज़ों को जो है सामने रखते हैं, कहते हैं कि ये गलत फंसा रहा है इसको, यानी उसको क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, उसके अधिकारों को रक्षा करने का जो है जिम्मा उठाते हैं। तो उसी प्रकार से नर्स भी होगी, तो वह मेंटली जो मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति होंगे तो उनके अधिकारों के बारे में जो है उनको रक्षा करेंगे, उनके अधिकार दिलाएंगे और उनके समस्याओं को समाधान दिलाएंगे। समझ गए ना? तो ये जो है वकील की भूमिका के रूप में भी नर्स होती है। ठीक है। छठा देखिएगा, प्रशासक की भूमिका, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अब कोई भी प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तो उसमें 5-7 आदमी होता है, उसका टीम होता है। तो उस टीम में जो नर्स होती है वह क्या करती है? एक कंट्रोलर का काम, एक जो है एडमिनिस्ट्रेटर का काम करती है, प्रशासक का काम करती है। प्रशासक का क्या काम होता है? कि मैनेज करना सब चीज़ को। ठीक है ना? तो ये जो चीज़ें है प्रशासक का भूमिका हुआ। 7वां पॉइंट है संपर्ककर्ता की भूमिका, कॉन्टैक्ट मेकर। मतलब जो नर्स होती है वह अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग व्यक्तियों से, सबसे जो है संपर्क करके रखती है, चाहे वो समुदाय में लोगों से हो, चाहे कोई ऑफिशियल हो, चाहे कोई औद्योगिक क्षेत्र हो, सबके साथ जो है नर्स जो होती है संपर्क बनाए रखती है और सभी क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे करने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है क्या करती है? सबके साथ संपर्क बना के रखती है और ये जरूरी भी है। तो ये 7 पॉइंटें हैं। आप सभी से नर्स के और सारे भूमिका को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जो है आपका 7 पॉइंटें है, ये 7 पॉइंटें याद कर लीजिए और उसके बाद इसमें 2-2 3-3 लाइनें समझ से लिख लीजिएगा। ठीक है? इसे मैं ऐसा बता चुका हूँ, लेकिन रिवीजन में इतना डिटेल में ये सब में लिखे होना सही बात नहीं है। ठीक है? चलिए, इस सब में लेकिन लिखना पड़ेगा। ये जो मैं 7 पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हूँ ना, इस सब में 3-3 4-4 लाइनें आपको इस पॉइंट के हिसाब से जो लगेगा कि नर्स जो है इसमें क्या क्या कर सकती है इन सब पॉइंटों में, वो चीज़ लिखिएगा। ठीक है? बाकी ध्यान रहे कि हम किस सब्जेक्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि नर्स की भूमिका आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। ठीक है ना? सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे इसमें मैटर को। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट अब हम लोग को सामने आया मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना? मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता या गुण को लिखें। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में और ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है, बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए, जो लोग मानसिक स्वास्थ्य को समझ लेंगे वो मानसिक अस्वास्थ्य को भी समझ लेंगे। मतलब मेंटली रूप से हेल्थी पर्सन जो होगा उनके बारे में भी आप समझ लेंगे और मेंटली रूप से जो इल पेशेंट होगा उसको बारे में भी आप लोग यहाँ पे समझ लेंगे। समझ गए ना? बस आपको किसी एक के बारे में अच्छे से समझ लेना है तो दूसरे बारे के बारे में भी आसानी से लिख देंगे। समझ गए ना? और दोनों जो है अलग अलग पूछता है हमेशा 10-10 नंबर में। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, इनके जो है विशेषताएँ और गुण को लिखे। उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानसिक अस्वस्थता से क्या समझते हैं या मानसिक रोगियों से क्या समझते हैं, मानसिक रोगी या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या क्या कारण है बताइए। ठीक है ना? तो चलिए, यहाँ पे विशेषता पूछेगा और वहाँ पे कारण पूछेगा कि किन किन कारणों से व्यक्ति जो है मानसिक रूप से रोगी हो जाते हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न को देख लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य मेंटली हेल्थ होता क्या है? मानसिक स्वास्थ्य वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों, अपोजिट कंडीशन का सामना धैर्यपूर्वक कर उन्हें प्रभावपूर्ण समायोजन बिठा लेता है। ठीक है ना? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मेंटली हेल्थ पर्सन, मेंटली हेल्थ का मतलब क्या होता है कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ हो, जिसके कोई मानसिक जो है समस्या ना हो, चाहे वो छोटा या बड़ा, कोई जो है उसको मानसिक स्वास्थ्य ना हो, मानसिक प्रॉब्लम समस्या ना हो। समझ गए ना? यानी मानसिक अस्वस्थता ना हो, मेंटली रूप से वह इल ना हो, वही ना मानसिक स्वास्थ्य होगा। मतलब एक नॉर्मल इंसान का जो मेंटली हेल्थ होता है वह सही होता है। समझ गए ना? जैसे यह एक क्षमता को प्रकट करता है। जब भी व्यक्ति में मेंटली रूप से व्यक्ति सही रहता है, हेल्थी रहता है, तो उसको जो है हर चीज़ जो है सही से वो कर पाता है। अपना काम जो है हर एक रूप से अच्छे से समायोजन बिठाता है। कुछ अगर निगेटिव सिचुएशन भी उसके सामने आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाएगा, तो वो व्यक्ति आसानी से उसको जो है सॉर्ट आउट कर लेता है या फिर उसको सॉर्ट आउट करने का जो है वह रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक है ना? तो यही समायोजन बैठाना होता है कि अपोजिट कंडीशन मतलब प्रतिकूल, समझ गए ना? निगेटिव परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी खुद को धैर्यपूर्वक, धैर्य रखते हुए प्रभावपूर्ण रूप से सिचुएशन के साथ में समायोजन बैठा लेना ही जो है व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। समझ गए ना? यहीं पे बात किया जाए कि मानसिक रूप से मानसिक अस्वस्थता वह जो है व्यक्ति का परिस्थिति होता है जहाँ पे व्यक्ति अपने आप खुद से प्रतिकूल पोजीशन मतलब अपोजिट कंडीशन में जो है अपना धैर्य खो बैठता है, किसी भी चीज़ से उसको समायोजन नहीं बैठ पाता है और वो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। ठीक है ना?
जैसे बात बात पे लड़ाई कर लेना किसी से, बात बात पे जो है उग्र हो जाना, समझ गए ना, या हमेशा बेचैनी रहना, डिप्रेशन होना, चिंता सताते रहना, तो ये सब क्या है, मानसिक अस्वस्थ है, मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति होता है, समझ गए। जो अपने कठिन परिस्थितियों में भी इन सब चीज़ों से जो है सामना जो है वह अच्छे से नहीं कर पाता है, वो जो है धैर्य नहीं रख पाता है और वो जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। लेकिन जो कठिन परिस्थिति में भी खुद को संभाल लेता है, खुद को जो है सिचुएशन के हिसाब से अपने काम को करता है, या फिर सिचुएशन उसके समान नहीं भी है, थोड़ा निगेटिव सिचुएशन भी है, तो वहाँ पे भी वो अपना दिमाग का उपयोग करके मानसिक धैर्य रख के वह चीज़ों को हैंडल कर लेता है, तो वह एक स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है मानसिक रूप से, समझ गए ना। तो यही मानसिक स्वास्थ्य हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, वैज्ञानिक सॉरी कहा जाए साइकोलॉजिस्ट, समझ गए ना। साइकोलॉजिस्ट जो है एक है कट्स और मोसले। कट्स और मोसले के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एक योग्यता होता है या क्षमता कहिए, वही चीज़ें है जिससे हम जीवन की कठिन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य, समझ गए ना, स्थापित करते हैं। बहुत आसान है। कट्स और मोसले ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा योग्यता या क्षमता है जिससे हम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी जो है सामंजस्य बैठा लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। तो यही जो है कट्स और मोसले के अनुसार है, समझ गए, बहुत आसान है। चलिए अब इसका जो है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का क्या क्या लक्षण होता है, तो चलिए हम जो है देखते हैं कि किन किन क्या क्या विशेषता होता है या फिर क्या क्या लक्षण होता है मानसिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति का, समझ गए ना। चलिए, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जीवन की समस्याओं व कठिन परिस्थितियों को हल करने में सक्षम होता है। बिल्कुल सही है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वह अपने जीवन को जो है आराम से कठिन परिस्थिति में भी या फिर कोई समस्या भी आ जाता है तो उसको आराम से वह जो है हैंडल करके जो है आगे बढ़ जाता है, या फिर वेट करता है, उसके अंदर पेशेंस होता है, हर चीज़ होता है जो एक स्वास्थ्य होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है अलग अलग लक्षण है एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। चलिए कौन कौन से लक्षण है हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, मानसिक रूप से जो स्वस्थ होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति स्वस्थ होता है, समझ गए, जिसको कोई दिक्कत नहीं होता है, तो उसको जो है अपने आप के आत्म मूल्यांकन के बारे में पता होता है। वह खुद को सेल्फ एवेल्युएशन कर सकता है। सेल्फ एवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर के क्षमताओं को पहचानना, समझ गए ना, अपने अंदर के गुणों को, अपने अंदर के बुराइयों को, अपने अंदर के अच्छाइयों को पहचानना आत्म मूल्यांकन की क्षमता होती है। जबकि कोई अस्वस्थ व्यक्ति होगा मानसिक रूप से, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने ही बात करेगा, वह सिर्फ और सिर्फ अपने ही अच्छाई को बताएगा, अपने बुराई को भी वह अच्छाई में ही बताएगा। तो ये जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसके आत्म मूल्यांकन की क्षमता होगा, उसको कैपेसिटी होगा सेल्फ एवेल्युएशन का, जहां पे वह खुद के क्षमताओं को बारे में जानता है, पहचानता है, समझ गए ना। दूसरा है प्रतिकूल परिस्थितियों में सामंजस्यशीलता, मतलब अपोजिट कंडीशन में भी खुद को जो है एडजस्ट कर लेना। यह एक मेंटली रूप से हेल्दी पर्सन ही कर सकता है, जिसका दिमाग स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, सही है, तो वह अपोजिट कंडीशन में भी खुद को जो है एडजस्टेबिलिटी कर लेगा, सामंजस्यशीलता बना लेगा किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन के खिलाफ में, ठीक है ना। तो यह मानसिक रूप से स्वास्थ्य का बहुत बड़ा विशेषता या लक्षण है, ठीक है। इन सब के जो है अंदर आपको लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ क्योंकि ये सब जो है आप खुद से इसके अंदर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट में सबको आपको जो है दो दो चार चार लाइनें सब में लिखते जाना है, क्योंकि ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसके अंदर चीज़ों को नहीं लिखेंगे तो फिर तो पेज भी कम फुल होगा और नंबर भी काट लेगा। तो ऐसे में सब के अंदर लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बोल भी रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरा है लक्ष्य निर्धारण, गोल डिटर्मिनेशन। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उसका ये विशेषता होता है कि वह व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकता है आराम से, और वह जो है अपने लक्ष्य के प्रति काम भी करेगा। तो यह मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का विशेषता होता है कि लक्ष्य का निर्धारण करना। चौथा है संवेगात्मक परिपक्वता। संवेगात्मक परिपक्वता का मतलब है इमोशनल मैच्योरिटी। जो व्यक्ति संवेगात्मक, मतलब जो व्यक्ति आसानी से जो है हर बातों के जो है भाव में नहीं डूबेगा, मतलब होता है ना कि हमेशा इमोशन में डूब जाना, समझ गए ना, मतलब भाव में जो है विलुप्त हो जाना, छोटी छोटी बातों पर जो है क्रोध हो जाना, रोने लगना, दुखी हो जाना। तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल होता है किसको, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, समझ गए ना। तो यह संवेगात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए ये सब पॉइंट भी कितना आसान है, ये सब आप खुद से लिख सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ मानसिक रूप से व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकता है, और वही चीज़ों को तो यहाँ पे पॉइंट में बनाया गया है। बस इसके अंदर दो दो चार चार लाइनें लिखना है। लिखेंगे कब, जब ये पॉइंट सब याद रहेगा तब ना। चलिए नेक्स्ट है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनका यौन संबंध परिपक्वता होता है, सेक्स रिलेटेड मैच्योरिटी होता है। मतलब वह कोई सेक्स रिलेटेड गलत काम नहीं करते हैं, उनके मन में कोई ऐसा उग्र भाव नहीं आता है कि उनके मन में हमेशा सेक्स ही सेक्स भरा रहे। तो इन सब चीज़ों को जो है उनके अंदर मैच्योरिटी होता है, और यह सेक्स
से जो चीज़ें काम होगा वह उनको एक अच्छे व्यक्तित्व बनाता है, और यह समय के अनुसार ही वह जो है ये काम करते हैं जैसे जो समाज इसको एक्सेप्ट करे। जैसे समाज अगर आप कोई बलात्कारी है या कोई रेपिस्ट है तो समाज उसको जो है कहीं से बर्दाश्त नहीं करता है क्योंकि वह गलत है, वह समाज के विरुद्ध में है। लेकिन शादी के बाद अगर ये रिलेशन होता है तो लोग किसी को कुछ बोलने भी नहीं जाता है क्योंकि समाज इसे एक्सेप्ट करता है कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच में ये चीज़ें हो सकता है। तो ऐसे मैच्योरिटी होता है, वो स्वस्थ होते हैं मानसिक रूप से, ठीक है ना। संतुलित इच्छाएं, जो मेंटली रूप से स्वस्थ होते हैं उनका इच्छा भी जो होता है बैलेंस होता है, संतुलित होता है। वो ये नहीं चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मतलब अनबैलेंस नहीं होता है उनका इच्छा जो है संतुलित होता है और उनका जीवन इसी तरीक़ा से संतुलित में चलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है नियमित जीवन, रेगुलर लाइफ। उनका जिनका स्वस्थ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जीवन रेगुलर चलते रहता है, समझ गए। दिनचर्या उनका एक समान जो है होता है और नियमित जीवन होता है जो चलते रहता है हमेशा कंटिन्यूअस, समझ गए ना। तो यह नियमित जीवन होना चाहिए जिसमें अनेक प्रकार के काम व्यक्ति अपना करते रहता है। 8वां पॉइंट देखिएगा, संतोषी जीवन, सेटिस्फैक्टरी लाइफ। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनका जीवन क्या होता है, सेटिस्फैक्टरी भरा होता है, संतोषी जीवन होता है। मतलब वह जो है चीज़ों में संतोष रखते हैं, कम भी थोड़ा मिल गया तो चलेगा, थोड़ा गलत भी हो गया तो चलेगा। लेकिन जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं उनमें संतोषी जीवन नहीं होगा, वो हमेशा अपना ही भलाई के लिए उससे जितना ज़्यादा मिल जाए वो अपने आप को ही अच्छा मानेगा, ठीक है ना। तो ये जो है संतोषी जीवन एक अस्वस्थ व्यक्ति में नहीं होता है, समझ गए। 9वां पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, भूख एवं नींद की संतुलन मात्रा। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनका भूख, खान पान और नींद ये सब जो है एक संतुलित में होता है। जैसे दिन में 2 बार खाना है वो 2 बार खाएंगे या 3 बार भी खा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना घंटा, 6 घंटा 7 घंटा जितना सोना है वो उतना नींद भी लेंगे, तो ये संतुलित व्यक्ति। लेकिन जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा तो देखते होइएगा पागल व्यक्ति 2-2 दिन तक जगह ही रह जाता है, 2-2 दिन तक सोए ही रह जाता है, 5-5 दिन तक खाने ही नहीं खाएगा। तो ये सब जो है मानसिक रूप से असंतुलन व्यक्ति में होता है। लेकिन जो संतुलन होगा जिसमें भूख नींद ये सब का जो है संतुलित चीज़ें होगा तो वह स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। तो ये कुल 9 पॉइंट है और ये बड़ा आसान है याद करना कि एक स्वस्थ व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन से विशेषता होते हैं। 9 पॉइंट दिया है, सब में 2-2 4-4 लाइनें लिखते जाना है, तभी जाके आपके पेज भी फुल होंगे और अच्छा खासा नंबर भी मिलेंगे क्योंकि यह लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ गए चीज़ को। चलिए ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में क्या अंतर है। मानसिक अस्वस्थता के कारण को समझाएं। मैंने पहले ही बताया कि स्वस्थ के बारे में पूछेगा तो उसका लक्षण और विशेषता पूछेगा, अस्वस्थ के बारे में पूछेगा तो इसका कारण पूछेगा कि किन किन कारणों से व्यक्ति में मानसिक रूप से इल होता है, मतलब मानसिक रोगी बन जाता है, ठीक है। और साथ में स्वस्थ और अस्वस्थ में अंतर भी पूछता है। तो अभी तक जो ऊपर देखे हैं स्वस्थ के बारे में और ठीक उसी को आप निगेटिव कर दीजिए तो यह अस्वस्थ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मानसिक स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, तो जो अपने बुद्धि विवेक धैर्य का जो है इस्तेमाल करके प्रतिकूल परिस्थिति या जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करता है, जिसके अंदर हर एक चीज़ संतुलन होता है, वही तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो यह मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो गया, ठीक है ना। अब मानसिक रूप से अस्वस्थ ठीक इसके उल्टा हो जाएगा। जैसे ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में आने वाले अपोजिट कंडीशन, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति या कठिन परिस्थिति कहिए के साथ भावपूर्ण समायोजन में असफल हो जाता है। मतलब अस्वस्थ व्यक्ति वो होता है जो अपने कठिन समस्याओं, कठिन परिस्थितियों में अपने आप को समायोजन नहीं बैठा पाता है, उसके अंदर धैर्य का कमी होता है। तो वो व्यक्ति जो होता है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, ठीक है ना। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें उदासीन और निराश का जो है होता है, समझ गए ना। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में निराशा और उदासीन का जो है होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए दोनों के बारे में अंतर लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मानसिक रूप से जो पीड़ित व्यक्ति होता है यानी मेंटली इल जो पेशेंट होता है उसमें किन किन कारणों से जो है वह मेंटली रूप से इल हो जाता है, मतलब अस्वस्थ हो जाता है। चलिए यहाँ पे देख लिए। पहला कारण है अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब है कि जिसमें डायरेक्ट संबंध है, जैसे प्रथम और सेकेंड डिग्री का जो रिश्तेदार होते हैं उनमें जो है ज़्यादा चांसेज होता है कि आप किसी में ये होने का, समझ गए। जैसे डायरेक्ट संबंध मतलब पिता हो, माता हो या फिर चाचा हो, ठीक है ना, या भाई हो, इन सब में जो है आपके डायरेक्ट रिश्ता होता है, समझ गए ना, डायरेक्ट रिलेशन होता है। और जिन जिन से डायरेक्ट रिलेशन होगा अगर उनमें पहले अगर किसी को जो है हुआ होगा मानसिक रूप से बीमारी या कहा जाए पागलपन या कुछ भी, तो जो है उसके आगे वाला पीढ़ी में भी ये होने का चांसेज रहता है। तो यह अनुवांशिक कारण हो गया। ओके चलिए
दूसरा कारण होता है मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कि अत्यधिक तनाव लेना। जीवन में जानते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम आता रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम का जो है फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा तनाव लेंगे तो जो है वह अत्यधिक तनाव मानसिक अस्वस्थ में परिवर्तन हो जाएगा, यानी मानसिक रोग में जो है परिवर्तन हो जाएगा। तो यह अत्यधिक तनाव लेना भी इसका एक जो है कारण बनता है मानसिक रोग का, मानसिक अस्वस्थता का। ठीक है। तीसरा है गुणसूत्रीय असमानता, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। गुणसूत्रों की संख्या समान से कम या अधिक भी मानसिक रोग उत्पन्न कर देती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जैसे क्रोमोसोम कितना होना चाहिए, 23 जोड़ा यानी 46 होना चाहिए। अब इनमें कम या बेसी होने से भी जो है मानसिक रोग हो सकता है। तो ये क्रोमोसोमल असमानता भी एक कारण बनता है, समझ गए। नेक्स्ट कारण है शारीरिक अस्वस्थता, फिजिकल इलनेस। जैसे व्यक्ति का समय से पहले अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कोई धीरे धीरे आगे चल के अपने एडल्ट में, वयस्क में ही जो है अपने आँख का रोशनी उसको गायब होने लगा, या फिर जो है किसी कारण से उसको चोट लग गया, अपंगता हो गया, ठीक है ना, या फिर जो है पहले अच्छा था अब उसका जो है शरीर में विभिन्न प्रकार के बीमारियाँ हो गया है। तो इन सब से व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव लेने लगता है, कुंठा मन में होने लगता है, समझ गए, और व्यक्ति को जो है वह मानसिक रोग पैदा कर देता है। तो शारीरिक अस्वस्थता भी बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्स रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन, यौन संबंधी कुंठाएं। यदि व्यक्ति की यौन संबंधी इच्छाएं पूर्ण न हो पा रही हो तो ये व्यक्ति में मानसिक रोग उत्पन्न कर सकती है। देखिए साइकोलॉजी कहता है कि वैवाहिक जीवन में 50% जो मामला होता है वो जो है आपके इसी पे डिपेंड होता है। वैवाहिक जीवन में अगर उसका सेक्स रिलेशन अच्छा से नहीं चल रहा है तो वैसे में पति या पत्नी किसी को भी जो है मानसिक रूप से उसको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दोनों में जो है बातें नहीं बनेगा, बार बार झगड़ा होगा, लड़ाई होगा। वैसे में जो है उसको क्या होगा कि वह व्यक्ति दोनों में से कोई जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगेगा। तो यह मानसिक रोग का एक जो है बहुत बड़ा कारण होता है यौन संबंधी कुंठाएं, जिसमें यौन से संबंधी इच्छा पूर्ण या तो फीमेल या मेल को नहीं होगा, पति या पत्नी किसी को, तो फिर जो है वह क्या होता है मानसिक रोग उसको उत्पन्न होने लगता है। ठीक है। छठा कारण देखिएगा आर्थिक समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब आप या हम है, कोई है, अगर हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमारा जो कमाई है या जो पैसे है, जो जीवन जीने के लिए आवश्यकता है, बहुत सारे चीज़ों को पूरा करने के लिए, समझ गए ना, अगर इनमें कहीं भी प्रॉब्लम आएगा, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे, पैसे का आमदनी का स्रोत कम हो जाएगा, व्यापार में घाटा लगने लगेगा, बेरोजगारी रहेंगे, तो ऐसे में धीरे धीरे व्यक्ति जो है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और इन सब चीज़ों से अगर जूझ रहा है तो उसको जो है स्ट्रेस पैदा करेगा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होने लगेगा अपने जीवन को लेकर, और फिर वो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएगा। तो यह आर्थिक समस्या भी जो है एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ठीक है। सातवां देखिएगा दमित व हीन भावनाएं। हीन भावनाएं का मतलब है कि व्यक्ति के अंदरूनी दमित होना और हीन भावनाएं उसे मानसिक अस्वस्थता बना देती है। जैसे खुद के बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव पॉइंट है, नीच चीज़ें सोचना, समझ गए ना, हीन भावना सोचना कि हमसे ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, तो ये आपको डिमोटिवेट करेगा और ऐसे में जो है आपको मानसिक रोग हो सकता है, मानसिक अस्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है। तो सातवां पॉइंट है दमित और हीन भावना है। ठीक है। नौवां पॉइंट है देखिएगा यहाँ पे पारिवारिक कुसमायोजन, मतलब फैमिली माल एडजस्टमेंट। परिवार में अगर माता पिता में बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, परिवार में सदस्यों के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है, लड़ाई झगड़ा मारपीट गला गलौज हमेशा हो रहा है, मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बना हुआ है, तो इन सब कारणों से जो है व्यक्ति के अंदर जो है परिवार के सदस्यों में किसी के ऊपर इस सब का प्रभाव पड़ता है और वह धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। जैसे माता पिता में अगर बार बार लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, बातें नहीं बन रही है, तो उसका प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ेगा और हमेशा देखते देखते वो बच्चा या तो गलत कदम उठाता है। गलत कदम कब उठाता है? जब वह मेंटली रूप से डिप्रेस हो जाता है, उसको उसका इफेक्ट पड़ने लगता है। तो यह मानसिक रूप से कुछ समायोजन हो सकता है इसका कारण, समझ गए। नौवां है विभिन्न ऑर्गेनिक कारण। विभिन्न ऑर्गेनिक कारण का मतलब है कि नींद कम लेना, कुपोषण होना, मस्तिष्क मतलब ब्रेन में पैरालाइज्ड होना, अंतःस्रावी ग्रंथियों में गड़बड़ी होना आदि समस्या व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देती है। ठीक है। विभिन्न ऑर्गेनिक कारण मतलब शरीर में जो है विभिन्न तरीके के चीज़ें जो चाहिए वो पूरा नहीं हो पाएगा हमारे शरीर में, तो उससे जो प्रॉब्लम होगा वो हमें जो है विभिन्न ऑर्गेनिक कारण से होने वाला अस्वस्थता होगा। ठीक है। 10वां देखिएगा मातृत्व अलगाव, मैटरनल आइसोलेशन। आजकल के समय में देखते हैं माँ कहीं और है, उसका बच्चा कहीं और है, तो ऐसे में जो बच्चे का लालन पालन जो प्यार होता है नहीं मिल पाता है और ऐसे में वो जो है मानसिक रूप से प्रभावित हो जाता है। तो ये मातृत्व अलगाव जो है एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो ये 10वां पॉइंट है और यह लास्ट पॉइंट है। तो यह कुल 10 पॉइंटें जो है व्यक्ति के अंदर मानसिक रूप से जो है बीमार या मानसिक रोग उत्पन्न कर देता है। तो ये 10 पॉइंटें आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो स्वास्थ्य का लक्षण हो जो कि ऊपर में देखे हैं, और चाहे आप
आपका अस्वस्थ का कारण है। दोनों आपको जो है अपने नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है, याद करना बहुत आसान है कि किन किन कारणों से व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है, या फिर किन किन चीज़ों से जो है व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्ति मतलब स्वस्थ मानसिक रूप से बना सकता है। तो उन सब चीज़ों को लिखना बहुत आसान था, जो कि मैं यहाँ पे आप लोग को बता दिया, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर का हमेशा से पूछते आ रहा है, तो इसको आपको करके जाना है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, संक्रमण क्या है, संक्रमण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। मतलब संक्रमण क्या होता है, संक्रमण के विभिन्न स्रोतों के बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं संक्रमण के बारे में। संक्रमण क्या होता है, संक्रमण का मतलब है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक एवं एक कोशिकीय परजीवी आदि का शरीर अथवा उसके किसी भाग में प्रवेश करके वहाँ पर स्थापित होना और अनुकूल दशाओं में उनका बहुगुणन होना, अर्थात रोग उत्पन्न करना। रोग उत्पन्न होने पर उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। स्थानीय संक्रमण से शोथ या इन्फ्लामेशन उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए संक्रमण का मतलब होता है कि संक्रमण मतलब प्रभावित करना। प्रभावित कैसे होगा, तो यह शरीर या शरीर के किसी भी भाग में सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, फंगस, कवक हो गया, या बहुत सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश करके या तो पूर्ण रूप से शरीर को ही या फिर शरीर के अन्य हिस्सों में जहाँ जहाँ प्रवेश करेगा वहाँ प्रवेश करके स्थापित होगा, और स्थापित होकर वह अपने जैसे बहुत सारे जो है जीवों को पैदा करने लगेगा, जिससे जो है इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा, और वह इन्फेक्शन जो है व्यक्ति को उस अंग में या फिर शरीर को प्रभावित करता है जहाँ पे दर्द, सूजन, समझ गए ना, घाव, ये सब बना देता है, जिससे हम लोग संक्रमण कहते हैं। समझ गए चीज़ को, तो ये जो है आपके संक्रमण हो गया। ओके चलिए अब यहाँ पे देखिएगा संक्रमण के स्रोत। संक्रमण होने के निम्नलिखित स्रोत हैं, मतलब संक्रमण जो है होने का कौन कौन से स्रोत है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। संक्रमण होने के स्रोत में देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ जो है ये आराम से आप लोग लिख सकते हैं, समझ गए। देख लीजिए कौन कौन स्रोत क्या क्या है। पानी एवं मिट्टी के स्रोत से भी संक्रमण उत्पन्न करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनेक रोग जनक जीवाणु लंबे समय तक मिट्टी में रह सकते हैं। मिट्टी में टेटनस, बेसिलाई के स्पोर आदि भी संक्रमण के स्रोत होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पानी और मिट्टी इस दोनों के बिना व्यक्ति जो है दोनों से रिलेटेड संबंध होता है। पानी हमेशा व्यक्ति को चाहिए, या फिर जो है मिट्टी पर तो आदमी दुनिया बसा है मिट्टी पे ही। तो ऐसे में दोनों के संपर्क में रहने से, और दोनों अगर पानी भी गंदा है और मिट्टी भी अगर गंदे जगहों पर जा रहे हैं, तो वहाँ पे संक्रमण का चांसेज रहता है, क्योंकि वहाँ पे सूक्ष्म जीवों का जो स्पोर होता है, जो जहाँ पे सूक्ष्म जीव फैलने का उसका जड़ होता है, उस मिट्टी में मौजूद होता है। जैसे टिटनस जो होता है वह जो है मिट्टी से में उसका स्पोर होता है, समझ गए। और वो अगर कोई खाली पैर चलेगा और उसके शरीर में कहीं भी घाव होगा, कटा फटा होगा, तो वह मिट्टी में पैर के रास्ते से उसको जो है उस घाव में प्रवेश कर जाएगा, और जो है वह उसके अंदर टिटनस जो है क्या करता है, फैलाने लगता है। तो ये जो है आपका पहला स्रोत है, समझ गए। नेक्स्ट है कि संक्रमण का मुख्य स्रोत ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी न किसी प्रकार के संक्रामक रोग से ग्रसित हो। नेक्स्ट स्रोत होता है, सोर्सेज होता है इन्फेक्शन का, कि अगर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संक्रमित होते हैं कोई ना कोई रोग से, जैसे टीबी हो गया, समझ गए ना, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोरोना हो गया, बहुत सारे संक्रमण रोग है जो व्यक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा स्रोत होता है। तीसरा है अधिकांशतः संक्रमण का शिकार हुए पशुओं एवं जानवरों के कारण भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे कुत्तों से रेबीज रोग आदि, ठीक है ना। देखिए अधिकांशतः संक्रमण जो होता है आपके, वह जो है संक्रमण से जो शिकार हुआ आपके आसपास में जो जानवर होगा, जैसे बंदर, घोड़ा, कुत्ता, इन सब से जो है भी संक्रमण फैलता है। अगर कोई कुत्ता रेबीज से पीड़ित है तो वो रेबीज व्यक्ति के अंदर भी प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि कुत्ता जो होता है पालतू होता है, आसपास व्यक्ति के रहता है। अगर कुत्ते साफ़ सुथरा नहीं है तो, और उसका जो है वैक्सीनेटेड नहीं है, तो फिर जो है वह क्या करेगा, किसी को काट लेगा तो क्या करेगा, रेबीज व्यक्ति के अंदर उसका रेबीज का जो स्पोर होगा व्यक्ति के अंदर चला जाएगा, और व्यक्ति को जो है रेबीज फैल जाएगा। तो विभिन्न जो है संक्रमण जानवरों से भी व्यक्तियों में फैलता है, जिसे जूनोसिस कहते हैं, समझ गए ना, जानवरों से फैलने वाले रोग। नेक्स्ट स्रोत यहाँ पे देखिएगा, जीवाणु युक्त भोजन ग्रहण करने से भी संक्रमण उत्पन्न हो सकता है। यदि भोजन संक्रमित है तो भी संक्रमण फैलता है। अगर आप संक्रमित भोजन कर रहे हैं, जैसे भोजन कर रहे हैं और उस पर मक्खी आके लग रहा है, समझ गए, या फिर जो है गंदे जगहों पर भोजन कर रहे हैं, तो इन सबसे जो है भोजन में क्या होगा कि भोजन भी संक्रमित हो जाएगा, और भोजन जो है या ढक के नहीं रखेंगे भोजन को तो भी भोजन संक्रमित हो सकता है वातावरण से। तो उस संक्रमित भोजन को ग्रहण करने से भी संक्रमण का स्रोत बनता है फैलने का, ठीक है।
नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के रोगजनक जीवाणुओं जैसे हैजा और हेपेटाइटिस वायरस के संपर्क में आने के कारण एवं पानी भी संक्रमण का मुख्य स्रोत है। ठीक है ना। देखिए विभिन्न प्रकार के रोगजनक जीवाणु जैसे हैजा, समझ गए ना, हेपेटाइटिस, ये सब के संपर्क में आने से भी जो है व्यक्ति को क्या होता है, रोग हो जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा और अंतिम यहाँ पे देखिएगा कि संक्रमण के अंतिम स्रोत शरीर से निकलने वाले तत्व जैसे मल मूत्र थूक पीक तथा संक्रामक रोगों से पीड़ित पशुओं एवं मनुष्यों के मुंह एवं नाक से निकलने वाले कणों आदि से भी संक्रमण उत्पन्न होता है। संक्रमण जो उत्पन्न होता है वह संक्रमण चाहे जानवर हो चाहे व्यक्ति हो, उसके शरीर से निकलने वाले उत्सर्जन चीज़ों पदार्थों से भी फैलता है, जैसे मल मूत्र थूक पीक, इस सबसे, स्मोकिंग, इस सबसे भी संक्रमण फैलता है। तो ये भी एक स्रोत है। और आपके नज़र में जो स्रोत आ सकता है जिससे संक्रमण फैल सकता है व्यक्तियों में, तो उनसे जो है आप और ज़्यादा पॉइंटें लिख दीजिएगा। 6 पॉइंटें लिखा है, आप इसको 10 पॉइंटें पूरा कर दीजिएगा। ठीक है। तो संक्रमण और संक्रमण के स्रोत को देख लिए। अब चलिए संक्रमण के प्रकार देखते हैं कि संक्रमण किन किन माध्यमों से फैल सकता है। समझ गए, किन किन मार्गों से फैल सकता है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, संक्रमण फैलने का मुख्यतः 2 माध्यम होता है। एक होता है डायरेक्ट में और एक होता है इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन और एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है। चलिए देखिए डायरेक्ट वाला में क्या क्या होता है देख लीजिए। डायरेक्ट वाला में मिट्टी के संपर्क में, जैसे मिट्टी के संपर्क में आएंगे तो उसमें मिट्टी में जो है सूक्ष्म जीव के जैसे टिटनस के लिए टिटनस का स्पोर उसमें छुपा होगा, समझ गए, और उसके संपर्क में आने से जो है हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट संपर्क में मिट्टी हो गया, समझ गए। दूसरा है ट्रांसपैलेसेंटा के द्वारा, समझ गए। ट्रांसपैलेसेंटा के मतलब क्या होता है कि नवजात शिशु को गर्भ में माता से गर्भनाल द्वारा संक्रमण हो जाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, एड्स, ये सब जो है माता से बच्चों में होता है, समझ गए। ये जो है आपका क्या होता है, आदि रोग बर्थ कैनाल से निकलते हुए भी संक्रमण हो जाता है। ट्रांसपैलेसेंट द्वारा का मतलब होता है कि जो बच्चा गर्भ में होता है तो उसका सब चीज़ माँ से पूरा होता है, माँ के गर्भनाल से जो है बच्चा जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में जो माँ का संक्रमण होगा वह बच्चे में भी फैल जाएगा ट्रांसपैलेंट के द्वारा डायरेक्टली रूप से, समझ गए ना। तो यह दूसरा ट्रांसपेलेंट हो गया। तीसरा है ड्रॉपलेट संक्रमण। ड्रॉपलेट संक्रमण का मतलब है कि यह श्वास नली से संबंधित प्रॉब्लम व्यक्ति को होता है, जैसे किसी को अस्थमा है, टीबी है, जुखाम है, चेचक, डिप्थीरिया, ये सब जो है व्यक्ति के अंदर ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है। कैसे? क्योंकि यह डायरेक्ट है, व्यक्ति थूकेगा खांसेगा, वह डायरेक्टली वातावरण में जाएगा और उस वातावरण में आसपास में जो भी लोग होगा उसको अपने अंदर ले लेगा और फिर वो भी व्यक्ति क्या हो जाएगा कि उससे संक्रमित हो जाएगा। तो ड्रॉपलेट संक्रमण ये हो गया, समझ गए। चौथा है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, डायरेक्ट संपर्क द्वारा। अगर कोई व्यक्ति है किसी व्यक्ति से जो संक्रमित हो उससे डायरेक्ट संपर्क में आएगा किन्हीं भी माध्यम से, चाहे वो जो है चाहे फिर वो जो है चुम्बन करने से या फिर मैथुन या फिर त्वचा को छूने से किसी संक्रमित व्यक्ति के, तो उसका संक्रमण डायरेक्ट दूसरे व्यक्ति में संपर्क हो जाता है। तो यह जो है हो जाता है जैसे गोनेरिया रोग, सिफिलिस रोग, इम्पिटिगो रोग, स्कैबिज रोग, खुजली वाला, ये सब जो है व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आने से होता है। जैसे किस करना यानी चुम्बन करना, ये इससे भी फैलता है। मैथुन मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम, इससे भी डायरेक्ट किसी से सेक्स रिलेशन करते हैं, जैसे एड्स, गोनेरिया, ये सब सेक्सुअल रोग है। तो डायरेक्ट किसी से असुरक्षित तरीके से करने पर प्रत्यक्ष जो है उस व्यक्ति से का जो है दूसरे व्यक्ति सामने वाले को आ जाता है। तो यह डायरेक्ट हो गया कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रत्यक्ष देख लिए, तो अब हम लोग अप्रत्यक्ष देखते हैं। अप्रत्यक्ष में होता है कि यदि किसी रोगी को संक्रमित जीवाणु किसी वस्तु पर गिर जाते हैं तो ये जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति तक आसानी से पहुँच जाते हैं और उनको बीमार कर सकते हैं। जीवाणु एक व्यक्ति से दूसरे तक कई तरीक़ों से पहुँच सकते हैं, ठीक है। देखिए अप्रत्यक्ष है कि इसमें डायरेक्ट जो है व्यक्तियों से व्यक्ति में नहीं प्रवेश करेगा, ठीक है ना, या फिर जो है किसी भी चीज़ के डायरेक्ट संपर्क में आने से व्यक्ति को नहीं होगा, तो ये जो है अप्रत्यक्ष होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ से पीड़ित है और वह जो है कोई वस्तु को छू तो उस वस्तु के सतह पर जिस पर संक्रमित व्यक्ति छुआ है उस पर तो कुछ देर तक जो है जीव मौजूद होता है जो रोग उत्पन्न कर सकता है, और उस जगह पे फिर कोई स्वस्थ व्यक्ति जाएगा और वह उसके टच में आ जाएगा, तो उस प्रकार जो सूक्ष्म जीव है वह स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाएगा। तो वैसे जो है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि इसमें एक संक्रमित व्यक्ति होगा, बीच में कोई माध्यम होगा, जो ये संक्रमित व्यक्ति इसके टच में आएगा और ये वाले चीज़ जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति के टच में आ जाएगा, तो यह जो है इनडायरेक्ट होगा। मतलब कि बीच में एक माध्यम है, डायरेक्ट इसमें होता तो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन बीच में कोई माध्यम काम कर रहा है तो ये अप्रत्यक्ष है, ठीक है। चलिए
जैसे हवा में जैसे श्वास के द्वारा निकला हुआ कोई बलगम थूक वगैरह है और उसको जो है कोई स्वस्थ व्यक्ति ले रहा है अपने श्वास नली में, तो वो जो है आसपास के वातावरण भी में जो है सूक्ष्म जीव होगा तो वो जो है हवा द्वारा फैलता है। पानी के द्वारा जैसे कोई जानवर हो गया, कोई मृत सड़ा गला चीज़ें पानी में है और उस पानी में कोई स्वस्थ व्यक्ति जाएगा उसके संपर्क में, या फिर कोई आदमी जो है क्या करेगा उसके संपर्क में आएगा, या कोई जानवर जो है उसको पिएगा, तो ऐसे में जो है उस संक्रमित जो पानी है जो उस व्यक्ति को प्रभावित कर देगा। ठीक है, जैसे जानते हैं कि कुआं अगर खुला होगा तो उससे भी संक्रमण होगा, समझ गए ना। तो पानी के द्वारा, दूध के द्वारा भी कोई बीमार पशु है और वह जो है दूध दे रहा है तो उसका संक्रमण जो दूध को सेवन करेगा उसमें फैल जाएगा। ठीक है ना। चौथा है भोजन जो है भोजन पकाने वाले हाथों में भी अगर संक्रमण है और उससे भोजन पका रहे हैं, जैसे मक्खी हो गया, चूहे, कॉकरोच, कीटों आदि द्वारा भी रोगजनक जीवाणु हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से पहुँच जाता है। ठीक है, कीटों द्वारा जैसे मक्खी, मच्छर आदि के काटने भी संक्रमण हो जाता है, समझ गए। फोमाइटिस का मतलब होता है, लास्ट वाला ऑप्शन है फोमाइट्स का मतलब है कि कोई संक्रमित व्यक्ति है जो अपना सामान जो है यूज कर रहा है और उसके सामानों को कोई अदर व्यक्ति यूज करेगा, नॉर्मल व्यक्ति यूज करेगा तो उसमें भी जो है संक्रमण फैल जाएगा। जैसे संक्रमित व्यक्ति का रुमाल, उसके बर्तन, तौलिया, चादर, छोटे बच्चों का खिलौना जो संक्रमित हो, संक्रमित दूध की बोतलें, इन सब से भी संक्रमण फैलता है और यही जो है फोमाइट्स कहलाता है। समझ गए चीज़ को। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कंप्लीट करा दिया। आप लोग इसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर देख लीजिए, आपको एग्जाम जो है ये संक्रमण वाला क्वेश्चन जो है आप लोग से जो है पूछ सकता है फर्स्ट ईयर में, फंडामेंटल में भी और माइक्रोबायोलॉजी में भी, और सेकेंड ईयर वाले को MSN में पूछेगा, चाहे MSN 2 या 1 किसी में भी पूछ लेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टेक केयर।